मैं हर्ष गौतम 20 क्वेश्चंस का 3-4 पार्ट आएगा। जो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने छाट के निकाला है और वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हर्ष गौतम और हम अपना रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम 11th फिजिक्स का डिटेल रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें होगा क्या बताता हूँ। 20 क्वेश्चंस का 3-4 पार्ट आएगा, जिसमें 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स और साथ में जो अलग से टॉपिक आता है एग्ज़ाम में वो सब कवर होगा। 21 एग्ज़ाम के लिए, ये बीएससी नर्सिंग और नीट के लिए। तो ये दोनों एग्ज़ाम में जो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने छाट के निकाला है और वो क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा और आप लोग अपना कॉन्सेप्ट को उससे क्लियर कीजिएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन से फ़ायदा ये होगा कि आखिरी टाइम में आप लोग अलग से क्वेश्चन करने का कोई अलग से टेंशन नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि एक फाइनल सेटअप ब्रेन में तैयार हो जाए। तो आप लोग लाइक कीजिए सीरीज़ को, हर एक नया चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हाथ का अंगूठा से प्रॉब्लम है तो पैर का अंगूठा से दबाइए, पर अप्रिशिएट कीजिए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है डायमेंशन एनालिसिस का। तो हमको क्वेश्चन में देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि फोर्स का डायमेंशन होता है mlt का पावर -2। ये डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, इससे बाकी डायमेंशन डिराइव्ड हो जाएगा। कुछ ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं, तो इसको हम निकाल के एक बार बता देते हैं कैसे निकलता है। जैसे पहला है जी का डायमेंशन। तो जी का डायमेंशन के लिए हमको जी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो जी का फॉर्मूला मिलता है ग्रेविटेशन चैप्टर में। क्या होता है? F = G m1 m2/r²। तो डायमेंशन का क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूला से हम जी का एक फॉर्मूला दूसरा निकालते हैं, तो आ जाएगा G = Fr²/m²। ये m है तो m²। तो यहाँ से अब डायमेंशन बैठाना है, तो जी का डायमेंशन आ जाएगा। जैसे एफ का डायमेंशन होता है mlt -2, आर का होता है, आर मतलब लेंथ है, तो लेंथ का होता है एल मीटर, और मास का हम लोग लिखते हैं m, तो m²। तो यहाँ दो, यहाँ पे एक कट जाएगा, नीचे बचेगा एक, तो आ जाएगा m का पावर -1 ऊपर चला गया, ये 2 और ये 3 हो जाएगा, और t का पावर -2। ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट है ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी डायमेंशन देगा उसके लिए हमको फॉर्मूला पहले याद रखना पड़ता है, तब जाके उसका आंसर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपल लगा सकते हैं हम लोग, F = QE। यहाँ से E आ जाएगा F/Q। फोर्स का हो जाएगा mlt -2/Q। चार्ज का होता है, करंट का क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, तो Q आ जाता है A × T। चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोला जाता है, इसलिए हमको करंट फंडामेंटल क्वांटिटी मान के निकालना होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ml, T क्या हो जाएगा बताइए? -3 हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर गया तो -1, और A। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी निकालने के लिए, बी के लिए कोई सिंपल फार्मूला नहीं है, पर ये जो ईएम वेव में हम लोग को पढ़ाया जाता है E/B = C, ये ईएम वेव का फार्मूला है, ईएम वेव। तो यहाँ से निकाला जाता है बी का, तो बी = हो जाएगा E/C। ई हम लोग का आ चुका है mlt-3a/c। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मतलब मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट का होता है मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड का डायमेंशन है ये। तो यहाँ से आ जाएगा m, ये l से l कट गया तो l 0 हो जाता है, और ये ऊपर गया तो -2, ये a। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये सब डायमेंशन निकाला जा सकता है आसानी से, बस फॉर्मूला पता रहना चाहिए। जैसे एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये सब का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे निकाला जाता है देखिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन 4 से निकालिए, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ से आता है, तो यहाँ से ये 4 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। क्यू हो जाएगा क्या, वही ए इंटू टी बाई फोर्स का हो जाएगा एम एल टी -2 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ML3, ये से 2 ऊपर था और ये 2 नीचे से जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये a का 2 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते एक बार, 2 1 3, ये -3 होगा, ये ऊपर गया है तो ये m हो जाएगा -1, m हो जाएगा -1, थोड़ा यहाँ ठीक से लिख देते हैं हम, m हो जाएगा -1, ठीक है, l हो जाएगा -3, और t हो जाएगा 4, और a हो जाएगा 2। ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। क्लियर है? तो उसी तरह बाकी डायमेंशन आप लोग खुद से निकाल कर ट्राई कर लीजिएगा। तो t होता है सरफेस टेंशन, t है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है F = T × L, मतलब फोर्स, सरफेस टेंशन को बोला जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से निकाल के आसानी से निकल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में इस तरह कोई इक्वेशन अगर दिया रहे, इक्वेशन से डायमेंशन कैसे बताएंगे ये देखते हैं। इक्वेशन में हमारा दिया है μ = a + b/λ²। ये कोई इक्वेशन है, इसमें बोला है कि b का डायमेंशन बताना है। b का, इसका डायमेंशन क्या होगा? a डायमेंशन लेस है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा a डायमेंशन लेस। ठीक है, तो हमको b का डायमेंशन बताना है। तो हमेशा जो इक्वेशन होता है वो फॉलो करता है डायमेंशन रूल को। डायमेंशन रूल क्या है कि जब भी कोई दो अलग अलग चीज़ को जोड़ा जाएगा, इसका मतलब वो दोनों का डायमेंशन सेम है। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, बोला जाए अगर 5 kg को जोड़ा जाए 3 kg से तो जुड़ जाएगा, 8 kg आएगा। अब यही बोला जाए कि 5 kg को जोड़िए 3 मीटर से, क्या जुड़ेगा? नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अलग अलग यूनिट को जोड़ा नहीं जा सकता, पर इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, पर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि दो अलग अलग यूनिट को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 15 kg मीटर। तो ये थोड़ा बेसिक सा बात हो गया डायमेंशन को लेकर। तो यहाँ पर डायमेंशन निकालना है हमको b का, तो क्या करेंगे, ये दोनों का डायमेंशन को इक्वल कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम a का डायमेंशन को इक्वल कर देंगे b/λ² से। a हो जाएगा इक्वल b/λ², तो यहाँ से b आ जाएगा a/λ²। a तो डायमेंशन लेस है, a को छोड़िए। लैम्डा मतलब वेवलेंथ है, वेवलेंथ का डायमेंशन होता है मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा b का डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन को हमेशा ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, तो b हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। मीटर के लिए हम लिखते हैं l, तो हो जाएगा l²। ये हो जाएगा आंसर b के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y = a cos ω t + kx। तो यहाँ इस तरह कोई क्वेश्चन अगर देगा और बोलेगा kx का डायमेंशन निकालना है, तो वही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे कि जो भी क्वांटिटी प्लस हो रहा है इसका मतलब वो दोनों का डायमेंशन सेम है। तो एक और बात का ध्यान रखना है कि साइन कॉस का जो फंक्शन होता है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखा जा सकता। मतलब MLT सब 0 होता है, M0 L0 T0। साइन कॉस का फंक्शन या कोई डिग्री हो गया, वो सारा का फंक्शन होता है डायमेंशन लेस। क्लियर है? तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि ω t + kx, ये पूरा हो गया डायमेंशन लेस। जब ये पूरा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एक तरीक़े से, और ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ω t का डायमेंशन kx इक्वल होगा। तो हमको kx का ही पूछा है, तो kx का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ω t। और ω t का कैसे निकालेंगे? ओमेगा होगा ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड, और t होता है टाइम।
तो रेडियन पर सेकेंड इंटू टाइम, टाइम से टाइम कट जाएगा तो इसका डायमेंशन हो जाएगा रेडियन। तो रेडियन मतलब एंगल, अभी बताए थे, साइन कॉस हो या एंगल हो, ये सब होता है डायमेंशन लेस। तो के एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोला है, ये इक्वेशन दिया है और बोला है परसेंटेज एरर निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एरर का क्वेश्चन में परसेंटेज एरर में ये आता है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, देखिए परसेंटेज एरर जिसका भी निकालने बोलेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a² b³/c√d, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। यहाँ पे परसेंटेज एरर लिखते इस तरह है, डेल्टा a/a। डेल्टा a मतलब जो एरर है ए में बाई ए का ट्रू वैल्यू, ये पूरा हो गया फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, उसका परसेंटेज, तो परसेंटेज एरर हो गया। सिंपल करना कुछ नहीं है, जो उसका पावर रहेगा उसको आगे ले आना है, ये 2 आगे आ जाएगा और ए का जो भी परसेंटेज एरर दिया हुआ है वो लिखना है। इसका लॉजिक है अलग से, पर वो अभी नहीं बता रहे, अभी डायरेक्ट आप लोग समझ जाइए कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन। जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और जो डिवाइड में है उसको प्लस कर देना है, बस हर क्वांटिटी को प्लस करते चलना है। इसको कर दिए, इसको कर दिए, ये सी है तो डेल्टा c/c, और ये d का पावर 1/2 है, √d मतलब d का पावर 1/2, ये हो जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा d/d। और यहाँ क्वेश्चन में और ये सब काम को निकालना है परसेंटेज, मतलब हर किसी का परसेंटेज एरर लिखना होगा। क्वेश्चन में देखिए ए का परसेंटेज एरर यहाँ चारों का दे दिया, ए का, बी का, सी का, डी का। ए का दिया है 1%, तो ए का परसेंटेज एरर हो गया 1%, 3 इंटू बी का परसेंटेज एरर दिया है 3%, 3, और सी का दिया है 2%, प्लस 1/2 इंटू डी का दिया है 2%, 2। तो ऐसे लिख लेना है और बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 2 + 9 + 2 + 1 हो गया 14%। क्लियर है। तो ऐसे बनेगा परसेंटेज एरर का क्वेश्चन। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस पावर को सिर्फ आगे करते चलना है और सबको प्लस कर देना है। ये बात का ध्यान रखना है कि प्लस करना है, कहीं भी माइनस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि एरर का क्वेश्चन में कोई माइनस नहीं होता, एरर हमेशा प्लस होता है। गलती, कोई भी गलती कैसा भी हो, गलती हमेशा जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि गलती आपका घटते जाएगा। तो गलतियाँ जुड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एरर में 3 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक ये परसेंटेज एरर वाला, एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि ऐसा डेटा दे देगा, ये नीट 2023 में भी आया था। तो ये इस तरह का दे देगा क्वेश्चन लिख के डेटा और बोलेगा परसेंटेज एरर निकालिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एरर में। एक और तरीका का बनता है, बोलता है रेडियस वाला क्वेश्चन, कि एक सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस 3 टाइम्स बढ़ता है, तो उसका एरिया कितना टाइम्स बढ़ेगा, या एरिया में परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज एरर। तो वो एरिया होता है πr²। वही करना है, डेल्टा a/a क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r। हमको अगर रेडियस में दे देगा चेंज, बोलेगा रेडियस 6% से चेंज हो रहा है, तो परसेंटेज एरर एरिया में कितना का जाएगा, 2 × 6 मतलब 12% का चेंज आएगा, एरर 12% का आएगा। इस तरह क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है, ये सब बेसिक क्वेश्चन होता है उस टॉपिक से। कोई भी टॉपिक का एक बेसिक क्वेश्चन होता है, वो ही सब है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने में ही जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 3 डेटा दे दिया है m, r और l का, और बोला है डेंसिटी में एरर निकालना है। तो डेंसिटी में किसी का भी एरर निकालना है तो उसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। डेंसिटी हो गया मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम लोग एरिया इंटू लेंथ। किसी भी सॉलिड का या कोई भी शेप का जो वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ये 3 डेटा है, ये वायर का है, तो वायर के एरिया हो जाता है, वायर होता है सर्कुलर, तो एरिया होता है इसका πr² इंटू l। अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, तो वही डेल्टा d/d। ये परसेंटेज चेंज हो गया डेंसिटी का,
ये फ्रैक्शनल एरर का जो चेंज निकलता है वो होता है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एरर होता है। तो मास, इसको अगर लिखना है हमको परसेंटेज एरर का फॉर्म में, सिंपल क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा एम बाई एम, बस सबको जोड़ते चलना है। इसका जो फ्रैक्शन एरर आएगा फिर उसका हमको परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया इसका परसेंटेज एरर मास का, प्लस रेडियस का क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ आर, ये आगे आ जाएगा, प्लस लेंथ का क्या करेंगे डेल्टा एल बाई एल। सिंपल है। अब यहाँ बात आता है कि डेल्टा एम और एम क्या है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह कोई डेटा दिया रहेगा उसमें ये वाला होता है ट्रू वैल्यू, ये है ट्रू वैल्यू, मतलब ये इसका एक्चुअल मास है, और ये है उसका एरर, मतलब ये डेल्टा एम। डेल्टा एम एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो डेल्टा एम बाई एम मतलब उसका ट्रू वैल्यू। तो ये डेल्टा एम का वैल्यू जो प्लस माइनस के बाद दिया जाएगा वो डेल्टा एम दिया जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एम का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.003 बाई 0.3। तो ये सॉल्व करना आसान है। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर क्या हो जाएगा 0.00, ये देखिए, ये ग्राम में, ये मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि डायमेंशंस हमको अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया रहा तो समझ में आ जाता। ये जो आंसर इसका देगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल है, क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट कट ही जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर दिया है 0.005 बाई आर, रेडियस दिया 0.5, प्लस डेल्टा एल बाई एल 0.06 बाई 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, इजी है सॉल्व करना। ये तो सब कट ही रहा है, 5 5 6 6 सब कट जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से अपने लेवल पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा सिंपल है, 4% आ रहा है, जैसे हमको दिख रहा है कटते हुए सब, ठीक है। 4% आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में तो ये डिस्टेंस है, ये भी एरर का क्वेश्चन है। तो एरर में टोटल हम लोग को 1 वैरायटी, 2 वैरायटी, 3 वैरायटी, ये 3 वैरायटी, ये वैरायटी सेम है, ये सब का ध्यान रखिएगा। 3 वैरायटी एरर पे पूछ सकता है, अगर पूछना होगा तो मतलब मैक्सिमम चांस रहता है इसी से क्वेश्चन रहे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग, वेलोसिटी पे निकालना है। तो वही सिंपल है, वही केस है, किसी का भी एरर निकालना है। वेलोसिटी बॉडी का पूछा है, हमको डिस्टेंस दिया, टाइम दिया है। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड बोलते, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो एक बात का ध्यान रखना है, डिस्टेंस दिया तो है पर उसके साथ हमको कुछ एरर भी दिया है कि डिस्टेंस ये है और आपका एरर ये है, मतलब ये डिस्टेंस में ये कुछ एरर आया। कभी भी एरर का वैल्यू हमको निकालना है, ये वेलोसिटी जो ये ऑप्शन में देगा ना, तो ये कुछ ऑप्शन इस तरह रहेगा, जैसे बोल देगा कि 0.3 प्लस माइनस कुछ भी एरर दे देगा 0.02, इस तरह कुछ ऑप्शन में रहता है, इसी फॉर्मेट में ऑप्शन रहेगा। इसका मतलब हमको वेलोसिटी का ट्रू वैल्यू बताना है और वेलोसिटी का एरर बताना है, ये दोनों चीज़ निकालना होगा अलग से। सबसे पहले निकालेंगे ट्रू वैल्यू, तो वेलोसिटी का ट्रू वैल्यू आएगा डिस्टेंस बाई टाइम से। तो डिस्टेंस का ट्रू वैल्यू कितना है 13.8 और टाइम का ट्रू वैल्यू कितना है 4। तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये 3.45, ये आ गया मेरा डिस्टेंस, स्पीड का ट्रू वैल्यू, ये इतना मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आ गया, ये पहला पार्ट। अगर इसी को बैठाने से आंसर आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और नहीं अगर आ रहा है, सेम ऑप्शन दिया है सारा, तो हमको उसका एरर भी बताना है। तो एरर कैसे निकालेंगे, उसी तरह एरर निकलेगा, डेल्टा वी बाई वी करेंगे, क्या करेंगे डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी, तो ये आ जाएगा मेरा एरर। ये भी जो ट्रू वैल्यू उसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। इसका मतलब, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमको जो आंसर देना है वो भी प्लस माइनस डेल्टा भी का फॉर्मेट में देना है। भी तो हम निकाल लिए, ये मेरा भी आ गया, अब हमको डेल्टा भी निकालना है। तो डेल्टा भी निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा पूरा फॉर्मेट। तो डेल्टा डी बाई डी सिंपल है, डेल्टा डी कितना है 0.2 और डी कितना दिया है 13.8 प्लस डेल्टा टी बाई टी 0.3 बाई 4। समझ में आ रहा है, यहाँ से देख के लिख रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में सिखाया था ना कैसे लिखते हैं, ये डेल्टा डी बाई डी, ये एरर बाई नीचे ट्रू वैल्यू, उसी तरह यहाँ भी कर रहे हैं।
एरर बाई ट्रू वैल्यू। यहाँ से ये एरर वाला पार्ट है और ये ट्रू वैल्यू वाला पार्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा कुछ वैल्यू, ये आ जाएगा डेल्टा वी बाई वी। हमको निकालना है डेल्टा वी, तो ये वी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो कैलकुलेट करके आएगा उसमें वी को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा मेरा डेल्टा वी। और वी कितना निकाले हम पहले 3.45। तो यहाँ से डेल्टा वी निकालना होगा। और ये जो कैलकुलेट करके आएगा, अगर ये मान लेते कैलकुलेट करके कुछ एक्स आया, ये पूरा सॉल्व करने के बाद एक्स आ रहा है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा हमको वी। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा डेल्टा वी। क्लियर है? डेल्टा वी ये 0.3 आएगा। सॉल्व करके आपको खुद चेक करना है 0.3 आ रहा है कि नहीं। तो आंसर हमको क्या देना है, मेरे ऑप्शन रहेगा वेलोसिटी इक्वल टू, जो फाइनल आंसर देना हमको, आंसर जो ऑप्शन में मिलेगा वो मिलेगा v प्लस माइनस डेल्टा v का फॉर्मेट में। v आया था मेरा 3.45 प्लस माइनस, ये जो एरर सॉल्व करके आएगा यहाँ से, ये जो सॉल्व करके निकलेगा 0.3 निकलता है, खुद से चेक कीजिएगा सॉल्व करके, ये आएगा 0.3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में। ये होगा 6 नंबर। 7 नंबर में करना क्या है, हाँ अब ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये एरर का डायमेंशन का क्वेश्चन इतना ही बन सकता है जितना बता दिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सर आपका। ये है काइनेमेटिक्स का, इसमें क्वेश्चन दिया है और फिर पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग उसको, डी वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए डी टी। पता है ये सब क्वेश्चन, ये सब फॉर्मूला, ए इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, ये सब पता रहना चाहिए, काइनेमेटिक्स का बेसिक फार्मूलाज है। तो डी वी इक्वल टू हो गया ए डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल वेलोसिटी वो भी आ जाएगा। तो हमको इंस्टेंटेनियस पूछा है, मतलब डी वी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इंस्टेंटेनियस है तो इंटीग्रेट कर देते तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए डी टी को इंटीग्रेट करना है। अच्छा हमारे इक्वेशन में एक्स दिया है, तो यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू हो जाता है डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है, v इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा, x को डिफ्रेंशिएट करना है, एक आध डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्वेश्चन हम करवा देते हैं अभी क्लियर है। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, अगर आगे एग्जाम में तो वहाँ प्रेशर ना हो। तो d बाई डी टी और x का वैल्यू कितना दिया हमको, a प्लस बी टी स्क्वायर, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम भी दिया हमको 3 सेकंड पे निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं एक बार। ए क्या है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस ये बी टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, ये टी स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाता है, 2bt, ये डिफ्रेंशिएशन है, ये आना चाहिए, ये 2 आगे आ जाता है bt, और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 हो जाता है 1। तो यहाँ से फाइनली आ गया मेरा 2bt वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आ जाएगा 2 × b कितना दिया है 15, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टाइम किस टाइम पे निकालना, तो टाइम हमको निकालना 3 सेकंड पे। तो यहाँ से ये सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, सो ध्यान रखना, यूनिट का मेन ध्यान रखना फिजिक्स में, यूनिट का ध्यान रखिएगा मेन, जिससे ऑप्शन जिस फॉर्मेट में देगा उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 45, नहीं सॉरी 90, तो 90 सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये अगर मीटर में देगा ऑप्शन तो इसको चेंज भी करना होगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर टिक करना है। ऐसा नहीं 90 दिखा 90 मार के आ गए, तो मेन चेक करना है कि मेरा यूनिट किस फॉर्म में आया है और आंसर ऑप्शन में किस फॉर्मेट में यूनिट दिया है। तो आंसर टिक करने से पहले यूनिट चेक कर लीजिएगा। तो ये आएगा वेलोसिटी, और सेकंड पार्ट में पूछा है हमको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करना है, वेलोसिटी हमारा आ गया था 2bt, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ 2bt। ये t के रिस्पेक्ट में 2b कांस्टेंट है तो 2b आगे आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा dt बाई डी टी, कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर। एक्सेलरेशन आ गया 2b, यहाँ से 2 × b का वैल्यू कितना दिया है 15, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। ओके, आगे देखते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए,
अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 20 फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रिटर्न टू अर्थ इन 6 सेकेंड हाइट ऑफ द टावर। सिंपल है, ये ग्रेविटी का क्वेश्चन ये आता ही आता है। तो काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन आएगा तो ग्रेविटेशन मोशन अंडर ग्रेविटी से आएगा। ये पॉइंट को क्लियर रखना है, मोशन अंडर ग्रेविटी एक बार बता देता है क्लियर करके। बोला एक टावर है जिसमें बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऊपर फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और बोल रहा है रिटर्न टू अर्थ इन 6 सेकेंड, मतलब ये घूम के वापस ज़मीन में आ जा रहा है, टाइम लग रहा है उसको 6 सेकेंड। तो सिंपल, अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो सिंपल क्या लगा देना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे हमको इसमें क्लियर दिख रहा है, ये 2 सेकंड में ऊपर जाएगा, 2 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा, और ये 1 3 5 का रेशियो में गिरता है, तो हमको ये दिख रहा है। और अगर आपको अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी डायरेक्ट, तो सिंपल क्या लगा देना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम अपना तरीका भी बता देंगे एक बार हम कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, पर सबसे इजी मेथड होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है, पर साइन के साथ। हमेशा साइन का ध्यान रखना है, ऊपर वाला साइन को पॉजिटिव लेना, नीचे वाला नेगेटिव। तो एस, हम ये डिस्टेंस, यही एस जो डिस्टेंस है, यही पूछा गया हमसे कितना डिस्टेंस से ट्रैवल किया। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ठीक है। तो u दिया है 20 ऊपर की तरफ, हम ऊपर वाला को पॉजिटिव लिए हैं, 20 टाइम दिया है 6 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन -10 का है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है, ये बॉल में नीचे की तरफ g लग रहा है, इसलिए डायरेक्शन नीचे, इसलिए -10 हाफ ए टी स्क्वायर, टी दिया है फिर 6 सेकेंड, तो यहाँ से आ गया 120 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 36, तो ये यहाँ से आ जाएगा 180। समझ में आ गया। तो ये -60 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है। तो ये हाइट कितना है उस बिल्डिंग का, 60 मीटर का। ये अगर 20 से फेंकेंगे नीचे आएगा 6 सेकंड में, तो ये 60 मीटर का हाइट है। क्लियर है। तो एक और तरीका से हम बनाते हैं, जैसे ये 20 से ऊपर फेंका गया है, इसमें एक हमको जी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक जी का कॉन्सेप्ट है, वो हम बताते हैं थोड़ा, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट। ये जी क्या होता है, जैसे जी हमारा अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि हर सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। किस में आएगा, वेलोसिटी में आएगा, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज। जितना वेलोसिटी में चेंज होता है, जितना टाइम में वो होता है एक्सेलरेशन। तो जी होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आना चाहिए। अगर बॉल को नीचे फेंक रहा है तो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से बढ़ेगा, और अगर बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से घटेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे एक बॉल को अगर ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंका जाए 30 मीटर पर सेकंड का रफ्तार देके, यहाँ से एक रफ्तार देने वाला कोई आदमी होगा जो दिया उसको 30 मीटर पर सेकंड का रफ्तार ऊपर की तरफ फेंका, तो हर सेकंड इसका 10 मीटर पर सेकंड से घटेगा। तो 30 ख़त्म होने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड में 0 हो जाएगा। 10-10 करके घटेगा तो 3 सेकंड में 0 हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ऊपर ये कितना टाइम में पहुँच जाएगा, 3 सेकंड में। फिर 3 सेकंड में ऊपर पहुँचा तो 3 सेकंड में नीचे भी आएगा, पर जब नीचे गिरना शुरू करेगा तो हर सेकंड 10 से बढ़ेगा। तो पहला सेकंड गिरेगा तो पहला सेकंड में इसका स्पीड होगा 10, फिर दूसरा सेकंड गिरेगा, फिर 1 सेकंड बाद फिर इसका स्पीड हो जाएगा 20, फिर 1 सेकंड बाद इसका स्पीड हो जाएगा 30। इसका मतलब जितना स्पीड से फेंका जाता है वही स्पीड से नीचे टकराता है। एक बात ये यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा बात, सबसे हाईएस्ट पॉइंट में जाने में लगा 3 सेकंड, फिर यहाँ घूम के आने में लगा 3 सेकंड, तो टोटल टाइम इसको लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो 6 सेकंड का है। 6 सेकंड में मतलब 3 से ऊपर जाकर 3 से नीचे आया। ये जी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है कि हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आता है। अगर ऊपर फेंका जाए तो 10-10 से घटेगा, और नीचे जब गिरता है तो 10-10 से बढ़ते जाता है हर सेकंड में। ये जी का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी दिस, जी दे दिया है, तो टाइम आफ्टर विच, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम बताया नहीं, ये कॉन्सेप्ट ये सेम है। देखिए
एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, और एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे ऊपर 100 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक है, और जी दे दिया 10। तो कितना टाइम के बाद, फेंकने के कितना टाइम के बाद वो ज़मीन को टकराएगा? तो 100 से फेंके हैं तो सबसे ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा और फिर 10 सेकंड में नीचे आ जाएगा, क्योंकि हर सेकंड 10-10 से घटेगा, अभी बताए थे। तो 100 खत्म होने में कितना लगा? 10 सेकंड, और नीचे आने में 10 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 20 सेकंड। क्लियर है? तो आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ही आता है। ये जी का कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। हाँ, अब है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है देखिए। प्रोजेक्टाइल में 2 फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन 11 प्रोजेक्टाइल में पहला ध्यान रखना है फॉर्मूला। एक काम कीजिएगा आप लोग, एक फॉर्मूला का एक नोट कॉपी कर लीजिएगा। जितना भी अभी हमारा सीरीज़ में आएगा क्वेश्चंस, लगभग हम 100 क्वेश्चंस टच करने की कोशिश करेंगे, तो सारा 100 क्वेश्चन के लिए कुछ अप्रॉक्स 20-30 फार्मूलाज निकल जाएंगे। तो सब फार्मूला को एक कॉपी में लिख लीजिएगा, और ताकि लास्ट टाइम में या आखिरी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उसी फार्मूला को एक बार रिवीजन करके जाइएगा तो सब याद रहेगा। और क्वेश्चन को एक बार खुद से पहले कर लीजिए, फिर हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसको उससे मैच कीजिएगा, तब ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो प्रोजेक्टाइल में 2 फार्मूला, पहला याद रखना रेंज का, R = होता है u² sin 2θ/g, और दूसरा एक Hmax का, मैक्सिमम हाइट कितना फेंका जाएगा। कौन सा प्रोजेक्टाइल का है? ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जो ऐसा फेंकते हैं हम लोग U से उस थीटा एंगल पे, तो ऐसा जाके पाराबोला बन के गिर जाता है। ये शेप कैसा है? ये पाराबोला शेप है। पूछता है कि अगर ग्रेविटी का, कोई अर्थ का ग्रेविटी में बॉल को फेंक दिया जाए कोई एंगल पे, तो कौन सा शेप बनता है? तो पाराबोला बनता है। ये सेमी सर्कल नहीं है, पाराबोला है। तो Hmax होता है यहाँ पे u² sin² θ/2g। ये 2 फार्मूला ध्यान रखना है। तीसरा अगर याद रहे तो ठीक है, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम में नीचे आ गया, तो होता है 2u sin θ/g। ये टोटल 3 फार्मूलाज आते हैं प्रोजेक्टाइल में मेनली, तो ये भी याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है? रेंज निकालना है। नहीं, रेंज दिया है हमको, R दे दिया है 15 किलोमीटर, हमसे स्पीड पूछा किस स्पीड से फेंका गया है, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको R दिया है 15 किलोमीटर। यूनिट ध्यान रखना है, ताकि G का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड में होता है, तो हमको इसको भी ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा। ऐसा यूनिट होता है मीटर में, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर। तो इतना किलोमीटर दिया है और हमसे स्पीड पूछा है, G दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा है स्पीड, और ये है मैक्सिमम। ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कब आता है? मैक्सिमम रेंज आता है जब 45 डिग्री पे फेंकते हैं। Rmax ये पता रहना चाहिए। मैक्सिमम रेंज आता है एट 45 डिग्री। जब 45 डिग्री पे फेंकते हैं तो आता है मैक्सिमम रेंज। तो हमको बोला है मैक्सिमम रेंज है 15 किलोमीटर, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हम लगाते हैं u² sin 2θ/g, जहाँ एंगल कितना है? 45 डिग्री, क्योंकि रेंज कैसा है? मैक्सिमम। तो u² sin 90, 45 × 2 90/g, तो sin 90 हो जाएगा 1, तो आ जाएगा u²/g। और मैक्सिमम रेंज कितना है मेरा? 15,000 मीटर बाई u²/g। तो यहाँ से u² आ गया 15,000 × 10, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 100 रूट, ये स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, ये 4 से तो 100 आ गया, ये √15। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा मेरा मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आया। ये आ गया मेरा क्या? स्पीड, किस स्पीड से हम प्रोजेक्टाइल को फेंके। तो क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चंस को बढ़िया से डील कर लेना है आप लोग को। चलिए, तो नेक्स्ट आता है हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम डिस्टेंस है 500 मीटर, हाइट पूछ रहा है। तो प्रोजेक्टाइल का सिंपल क्वेश्चन है, देखते रहिए कैसे बनता है। मैक्सिमम डिस्टेंस दिया है, वही दिया है मैक्सिमम डिस्टेंस 500 मीटर, और हाइट पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है मतलब 45 डिग्री में फेंका गया है, तो हो जाएगा मेरा क्या? u² sin 2θ/g। ये रेंज होता है u², और ये हो जाएगा 90 मतलब 1 हो जाएगा बाई g। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम है, तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम आता है। तो ये आ गया रेंज, ठीक है। हमसे हाइट पूछा गया है, तो हाइट हो गया क्या? u² sin² θ/g।
तो यहाँ से ये यू स्क्वायर बाई जी की जगह हम लोग आर लिख सकते हैं, ये यू स्क्वायर बाई जी की जगह आर जो दिया हुआ है 500, और ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एंगल कितना दिया है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बोला है मैक्सिमम रेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, आर, ये यू स्क्वायर जी की जगह आर आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब 45 डिग्री, आर इंटू साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करना है तो आ जाएगा r बाई 2। आर कितना दिया है 500 मीटर बाई 2, मतलब आंसर हो जाएगा 250 मीटर्स। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, सिंपल, बस यही दो फार्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल फार्मूला बताया जो है वो याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट है, अब है वर्क डन का क्वेश्चन। एफ दिया, एस दिया, बोला वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट एस, वेक्टर फॉर्मेट में, मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन होता है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं एफ और एस का। अब डॉट कैसे करते हैं देख लीजिए, एक एग्जांपल से बता ही दे रहे हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, दिया i प्लस 2j प्लस k, ये कोई वेक्टर दिया है, इसका डॉट करना है हमको इसके साथ 4i प्लस j प्लस 7k, इस दोनों को डॉट करना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि i को i से मल्टीप्लाई करते चलना है, j को j से करना है, k को k से करना है। i को j से नहीं करना, i डॉट j 0 हो जाता है, इसलिए सिर्फ i को i से करना है। या 4 है या 1 है, 4 बन जा 4 प्लस 2 है 1 है तो 2 बन जा 2 प्लस या 1 है या 7 है तो 7 बन जा 7, हो गया। ये हो जाएगा 13, ये हो गया 13 जूल में आएगा, क्योंकि ये न्यूटन में दिया, ये मीटर में दिया, तो ऐसा यूनिट में देगा तो ये भी ऐसा यूनिट में आंसर आएगा। क्लियर है? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 14 नंबर, 14 में बोला ये बॉडी है जिसका मास है 2 kg, मूव कर रहा है कुछ 18 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और एक स्प्रिंग फिक्स है एट अदर एंड, फोर्स कांस्टेंट दिया है स्प्रिंग का, और जो बॉडी था वो रेस्ट पे आ गया कुछ स्प्रिंग को दबाने के बाद। ठीक है, केस क्या है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक स्प्रिंग लगा हुआ दीवार पे, क्वेश्चन पढ़ते ही क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन में बोला क्या है। और इधर से एक बॉक्स है, जो बॉक्स नहीं है, हाँ बॉक्स है, ठीक है, 2 kg का बॉक्स है जो कुछ 18 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चला जा रहा है, इधर आ रहा है, और ये स्प्रिंग है जिसका के दिया है हमको 1000 न्यूटन, सब क्वेश्चन में दिया है 1000 न्यूटन पर मीटर। ये के दिया है स्प्रिंग का, ये बॉक्स है 2 kg का जो इधर आ रहा है 18 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक है। और बोला है, यहाँ बोल रहा है एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग, और ये इसको जाकर कंप्रेस किया, ये जाके इससे टकरा के इसको कंप्रेस किया स्प्रिंग को, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ये बॉक्स है यहाँ पे कुछ। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तब पूछ रहा है कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा जब ये रेस्ट पे आ जाएगा। ये बॉक्स अंदर गया उसको दबा के रेस्ट पे ले आया, तो ये मैक्सिमम कितना इसका कंप्रेशन हुआ वो पूछा जा रहा है। मतलब ये टोटल पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस अंदर धकेल दिया है। तो कैसे निकालते हैं? तो निकालेंगे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से। एनर्जी कंजर्वेशन से आसानी से निकल जाएगा, तो वो सिंपल होता है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे? जो इसका इनिशियल एनर्जी था उसको फाइनल एनर्जी की इक्वल कर देंगे। इनिशियल एनर्जी क्या? एनर्जी पे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, इसलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ डाल दिए। इनिशियल एनर्जी क्या हो गया इसका? काइनेटिक एनर्जी है कि वो तो रेस्ट पे था, तो हाफ mv² ब्लॉक का एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। बस ये जो कंप्रेस हुआ है स्प्रिंग, इसके पास जो पोटेंशियल होगा वही है, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल होता है हाफ kx²। ये सब क्लियर रहना चाहिए फॉर्मूला। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ kx² और ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो यहाँ से जो x है वो मेरा कंप्रेशन है, x² आ जाएगा mv²/k, नीचे चला गया। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो मास दिया है 2 kg, v दिया है 18 × 18 और k दिया है 1000। तो इससे इसका रूट निकालना है, हमको x² है, तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम सीधा डायरेक्ट 18 का रूट निकालेंगे तो 18 बाहर जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। 1000 में से 10 बाहर गया, 10 अंदर रहेगा। यहाँ पे अंदर बच क्या रहा है? 2/10। 18 बाहर चला गया, 10 बाहर चला गया, अंदर बच गया 2/10।
ये आ जाएगा 1.8/√5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर लीजिएगा, अभी सब दूसरे का भरोसा नहीं रहना चाहिए। ये 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में बोल रहा है एक बुलेट है जिसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टल और इनटू अ 9 kg ब्लॉक ऑफ वुड एंड स्टिक इन इट ब्लॉक विच इज़ फ्री टू मूव हैज़ वेलोसिटी इतना, आफ्टर इम्पैक्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या था। केस समझिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ के केस समझ में आना चाहिए। केस बोल रहा है कि एक बुलेट को फायर किया गया है, बुलेट का मास भी दिया हमको 8 ग्राम, मतलब ये कोई बॉडी है, हमको ये समझना है कि बॉडी है M1 जिसका मास दिया 8 ग्राम और इसको फायर किया गया एक ब्लॉक की तरफ, जो 9 kg का एक ब्लॉक है उसका तरफ फायर किया है। तो ये जाके इससे पहले टकराया, टकराने के बाद स्टिक हो गया, चिपक गया, ये दोनों जाके एक दूसरे से चिपक गया, मतलब ये इसके अंदर चला गया, मतलब इसका मास अब क्या हो जाएगा 8 + 9, ये kg में है, ये ग्राम में है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद ये हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 40 और फिर ये चलने लगा आफ्टर इम्पैक्ट, टकराने के बाद ये चलने लगा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्पीड से। तो पूछ रहा है कि पहले इसका ये स्पीड क्या था, इनिशियल स्पीड क्या था। क्वेश्चन पढ़ के पहले केस क्लियर रहना चाहिए कि पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये कौन सा कोलिजन है पहले ये बता देते हैं। कोलिजन 3 होता है, कोलिजन का क्वेश्चन है, कोलिजन 3 हो गया। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और एक इनइलास्टिक कोलिजन। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक जिसमें एक बॉडी दूसरा बॉडी से चिपक जाता है। तो इस केस में ई का वैल्यू होता है, ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस केस में होता है 0, इस केस में होता है 1, इसमें होता है <1। तो ये 3 केस ध्यान रखना होता है कोलिजन में। तो एक और पॉइंट है कि तीनों कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होता है तीनों केस में, पर इलास्टिक वाला केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड होता है। ये दोनों में नहीं होता एनर्जी वैलिड, बाकी तीनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है। मतलब कोई भी कोलिजन होगा मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, ये बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम जो भी बॉडी का है वही फाइनल मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 होता है बॉडी में, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें कहीं भी अलग से कोई बाहर से फोर्स तो नहीं लग रहा है। ऐसा थोड़ी है कि इधर से हाथ से पकड़ के बुलेट को लाके इसमें घुसा रहे, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज़ हो रहा है। इसलिए जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज़ नहीं हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, ये तीनों केस में होता है। सिंपल याद रखना है कि मोमेंटम का तीनों केस में कोलिजन का तीनों केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m/v, मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1v1 प्लस ये m1u1 लिख देते हैं, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, m2u2, ये किसके इक्वल होगा m1v1 प्लस m2v2। क्लियर है? ये मोमेंटम कंजर्वेशन लिख दिए सिंपल। तो ब्लॉक का स्पीड तो इनिशियली 0 था, ये सेकंड वाला 0 हो जाएगा। m1 हमको दिया 8 ग्राम, 8 ग्राम को kg में चेंज कर लेते हैं। ऐसा यूनिट में खेल खेलना है सारा, और हमको ये स्पीड निकालना है, मतलब u1 हमको u1 पूछा है। और फाइनली क्या हो गया, फाइनली ये दोनों बॉडी चिपक चुका है। तो ये इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं m1 प्लस m2 × v। एक कॉमन स्पीड से जा रहा है, दोनों एक दूसरे से चिपक के एक कॉमन स्पीड से जा रहा है। तो एक बात लॉजिकल चीज़ है कि अगर 8 kg का कोई सामान में 9 kg का सामान में अगर 8 ग्राम जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? लगभग तो सेम ही रहेगा। तो फिजिक्स में थोड़ा हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं कि ये सेम ही रहेगा, ये 9 kg ही रहेगा। या आप लोग जोड़ सकते हैं कि 9008 हो जाएगा, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं मैथमेटिक्स में।
तो सिंपल हम लोग उसको 9 kg ही रहने देंगे। यहाँ लिखना होगा तो 9008 भी लिख सकते हैं, पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सिर्फ 9 ही रहने देते हैं, 9 kg। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा 8/1000 इंटू U1 ही पूछा है, और ये जो टोटल मास हो गया ये 9 kg ही रहेगा। ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं 9 kg में, अगर 8 ग्राम जुड़ेगा तो। और ये स्पीड कितना से जा रहा है 40, जो कि सेंटीमीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन में ध्यान से यूनिट का ध्यान रखना है कि कहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, कहाँ मीटर दिया है, कहाँ kg दिया है, कहाँ ग्राम दिया है। तो ऐसा यूनिट में गड़बड़ होगा तो फिर आंसर गलत आएगा। ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर को पहले किस में चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया मेरा पूरा ऐसा यूनिट का फॉर्मेट में, मतलब जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो U1 आ जाएगा 9 इंटू 400/8, ठीक है। तो 450 इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया स्पीड, ये बुलेट का इनिशियल स्पीड क्या था। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन था, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में बोला है ए इंजन डेवलप 20 किलोवाट पावर नाउ, हाउ लिखा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू अ हाइट ऑफ इतना मीटर। तो ये एक पावर का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर का, 16 नंबर में। तो इसमें बोला है कोई इंजन है जो पावर कुछ लगा रहा है और पूछ रहा है कितना टाइम के बाद ये 200 kg का मास को 50 मीटर हाइट तक उठा सकता है वो इंजन। तो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी बाई टाइम। सिंपल याद रखना, पावर होता है एनर्जी बाई टाइम। यहाँ पे एनर्जी कौन सा बात हो रहा है, एनर्जी हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का बात। क्यों, क्योंकि मास को ऊपर उठाया जा रहा है। जब भी कोई चीज़ को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का बात होगा। पोटेंशियल एनर्जी हो गया मेरा mgh बाई टाइम। पोटेंशियल एनर्जी होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो क्लियर रहना चाहिए, थोड़ा फॉर्मूलाज क्लियर रहना चाहिए। तो हमसे पूछा है टाइम कितना होगा, तो हमसे टाइम निकालने बोला है। तो mgh बाई p, मास कितना दिया है 200 kg, kg में दिया इसलिए kg में ही छोड़ना है। ऐसा यूनिट में सब चीज़ बैठाना होता है। या ग्राम में देगा तो kg में चेंज करके बैठाएंगे। g दिया है 10 और हाइट दिया है 50 मीटर, ठीक है। और पावर दिया है 20 किलोवाट। तो किलोवाट को चेंज करना वाट में, ताकि हमको यहाँ पे ऐसा यूनिट में यूज़ करना है हर चीज़। तो इस सब बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा क्या, ये 3 4 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 5, तो जाएगा 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड में वो, ये इसका आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। तो वो चढ़ा देगा पानी को 50 मीटर है, ठीक है, इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में। फोर्स दिया है, बोल रहा है 5 सेकंड के लिए लग रहा है। ये फोर्स ये वेक्टर में दिया, वेक्टर फॉर्मेट में, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बोल रहा है 5 सेकंड के लिए लग रहा है और जो प्रोड्यूस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कुछ ही है। तो पावर क्या होगा, तो पावर का एक फॉर्मूला तो ये हो गया एनर्जी बाय टाइम। दूसरा होता है फॉर्मूला पावर का F.V। इसे फॉर्मूला आप लोग को याद रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। बेसिक फार्मूला पे ही क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो तुरंत बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फार्मूला पे क्वेश्चन आए फिर भी छूट के आ गए। तो ये सब चीज़ को इसलिए रिवीजन के समय सब एक बार देख लेना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट किसको करते हैं। तो F और V को डॉट करेंगे तो मेरा आएगा पावर। तो हमको यहाँ दिया है F तो दिया है पर V नहीं दिया है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया है। तो V क्या होता है, स्पीड। स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा V। डिस्प्लेसमेंट दिया है यहाँ पे 2 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है और टाइम दिया 5 सेकंड। तो ये आ जाएगा मेरा क्या, इतना V आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब हमको इसका करना डॉट प्रोडक्ट फोर्स के साथ। डॉट प्रोडक्ट करने बता देते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे। अभी एक पहले क्वेश्चन भी आया था एक डॉट प्रोडक्ट का, जो वर्क डन निकालने वाला था F और S का। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है, F.V करना होता है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहा है, क्या कि ये पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट से हमेशा स्केलर प्रोडक्ट में आंसर आता है, स्केलर क्वांटिटी का आंसर आएगा। तो F.V करना है तो F दिया है हमको 3i प्लस 4j प्लस 5k
इसका डॉट करना है v के साथ। v कितना निकाले हम लोग, v निकाले हैं इतना बाई 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k बाई 5। तो ये नीचे वाला 5 इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको साइड कर सकते हैं हम लोग। इसका डॉट करते हैं। डॉट क्या बताएं, i को i से मल्टीप्लाई करना है बस, i को j से नहीं करना है। i डॉट j 0 होता है। क्यों 0 होता है, i डॉट j 0 इसलिए होता है क्योंकि i और j के बीच में एंगल कितना है 90, और a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस का वैल्यू अगर 90 बैठाएंगे तो आंसर आएगा 0, इसलिए अगर दोनों के बीच का एंगल 90 रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये भी अगर पूछ सकता है वेक्टर में क्वेश्चन, कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसलिए आई डॉट आई को मल्टीप्लाई करेंगे, आई और आई के बीच का एंगल क्या है 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि आई को बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, जे को बोलते हैं वाई एक्सिस और के को बोलते हैं जेड एक्सिस। इसलिए आई मतलब एक्स को अगर एक्स से करेंगे तो एंगल तो 0 है ना, इसलिए इसका आंसर आएगा, जब एंगल 0 होता है तो कॉस का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 नहीं आता है। लेकिन आई और जे का बीच का एंगल 90 है, इसलिए आई और जे का बीच का डॉट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सिंपल याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई को आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6 हो गया इधर, ये हो जाएगा 12 और 20 इतना बाई 5। तो ये सब आसान क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 38 बाई 5। क्लियर है, 7.6 वाट। ये क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह का, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन आसान होता है, बन ही जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 में बोलता है दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है इतना और इतना, दोनों का वेलोसिटी कुछ दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन में, सेंटर ऑफ मास में अगर पूछेगा तो या तो इस टाइप का पूछ सकता है कि दो बॉडी का दिया वेलोसिटी बताइए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है, या पूछता है तो एक कोई दे देगा इमेज, बोलेगा कि इस तरह का कोई इमेज है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताइए। ये दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस तरह देख के पूछेगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा तो वो भी एक हम एग्जांपल करवा देंगे कभी, नेक्स्ट सीरीज़ में आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम बता देंगे कि इसमें 0 इसको ओरिजिन मान के इसका लिखते हैं, फिर इसका लिखते हैं और सम कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास बेसिक फार्मूला क्या लगता है, अगर हमको डिस्टेंस निकालना सेंटर ऑफ मास का, जैसे पूछेगा इसमें कि ये इसका दिया है पोजीशन क्या है, बताइए इस पूरा इमेज का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा। तो डिस्टेंस अगर पूछेगा तो होता है m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 बाई m1 प्लस m2, ये होता है डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। अगर स्पीड पूछता है सेंटर ऑफ मास का तो m1 इंटू v1 m2 इंटू v2 बाई m1 प्लस m2, ये स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। हमको इस क्वेश्चन में स्पीड पूछा है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, स्पीड कितना दिया है 300 ग्राम है, इसको यहीं पे केजी में चेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.3 kg, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा केजी में। तो 0.3 ऐसा यूनिट में लिखने का आदत रहना चाहिए। वैसे कभी भी फिजिक्स का क्वेश्चन में जब भी वैल्यू बैठाएंगे तो ऐसा यूनिट में लिखने का हैबिट रहना चाहिए। 300 ग्राम देख के हमको 300 नहीं लिख देना, हमको 300 ग्राम देख के 0.3 लिखना चाहिए। तो ये हो गया m1 और इसका स्पीड कितना दिया है 15i, m1 v1 प्लस m2 ये दिया 0.7 और ये v2 कितना दिया है 4i प्लस 6j, ठीक है। ये लिख लिए हम लोग m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। ऊपर m1 v1 करके नीचे टोटल मास भी लिखना होता है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7, ये 1 हो जाएगा। ये ऊपर कितना हो गया 4.5 आई, यहाँ पे आ जाएगा 2.8 आई, इसको इससे मल्टीप्लाई किए इसको इससे करते हैं 4.2 जे, नीचे तो हो गया 1। तो ये आई को आई से जोड़ सकते हैं हम लोग, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। 7.3 आई प्लस 4.2 जी, ये हो गया आंसर मीटर पर सेकंड। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस m2 v2 करके। ये डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस भी बता सकते हैं। इसमें अगर स्पीड नहीं देके बोलेगा कि इस मास का ये डिस्टेंस है, इस मास का ये डिस्टेंस है, तो बताइए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा।
तो बस सिंपल निकाल सकते हैं हम लोग इसी तरह, यही दो फार्मूला पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर बोला है एक शेल है जिसका मास है 20 kg जो एक्सप्लोड कर गया। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखा जाता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इसे सारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लाए हम। शेल जिसका मास है 20 kg जो एक्सप्लोड कर गया है दो फ्रेगमेंट में, जिसका रेशियो दिया है, मास का रेशियो दिया है, मतलब 20 kg का कोई भी एक बॉल था वो 3:2 का रेशियो में टूट गया। 20 kg का बॉल 3:2 का रेशियो में टूट गया। तो बोल रहा है स्मॉलर जो पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट जो ये 2 वाला पार्ट होगा, वो उसका वो स्पीड जो है वो 10 है। तो काइनेटिक एनर्जी बताना है लार्जर पार्ट का। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। ये नीट में जो पूछता है क्वेश्चन, ये नीट में पूछेगा इस तरह कि एगो मास है जो 2 पार्ट में टूट गया, 3 पार्ट में टूटा है, 3 में 2 पार्ट परपेंडिकुलर चला गया, एक पार्ट ऐसे एक पार्ट ऐसे, तो तीसरा पार्ट का स्पीड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये पूछता है। तो ये नीट इस तरह पूछता है, तो ये भी हम बता ही देते हैं इसके बताने के साथ, ये सिंपल है। जैसे 20 kg को तोड़ना है हमको 3:2 का पार्ट में, 20 kg को 3:2 का पार्ट में तोड़ना है, तो ये सिंपल मैथ क्या बोलता है, जैसे 3:2 है तो उसको हम लोग निकालते कैसे, कितना कितना मास में टूटा होगा, तो जो भी रेशियो दिया है वो बाई दोनों का टोटल करके 5, पहले जो जिसका निकालना है, मान लीजिए हमको निकालना है 3 वाला पार्ट में कितना मास है, 2 वाला पार्ट में कितना मास है, तो 3/5 टोटल इंटू जिसको तोड़ना था, यह आ जाएगा 12 kg। तो एगो मास हो गया मेरा 12 kg का, दूसरा कितना हो जाएगा, एगो 12 तो दूसरा 8 ही ना होगा, तो टोटल तो 20 था। तो ये 3:2 का रेशियो में टूट गया, क्या कि 12 और 8 को अगर रेशियो लेते हैं तो आता 3:2। तो इस तरह निकालते हैं हम लोग कि 3:2 में कौन कौन सा मास टूटा है, मतलब एगो 12 kg का टूटा है, एगो 8 kg का टूटा है। हमको क्वेश्चन में दिया है स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अगर कोई मास रेस्ट पे रखा हुआ है और वो एक्सप्लोड कर गया, ब्लास्ट कर गया, 2-3 पार्ट में जैसे टूट जाएगा, तो ये इनिशियल इसका मोमेंटम तो ज़ीरो था, तो फाइनली भी मोमेंटम ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स तो ज़ीरो था ना सिस्टम पे, ये मास पे तो कोई फोर्स थोड़ी लगाया गया बाहर से कि ऊपर से हथौड़ी मार के फोड़ दिया गया इसको, ये तो अपने अंदर केमिकल रिएक्शन के कारण ब्लास्ट कर गया, मतलब इसका नेट फोर्स तो ज़ीरो था। नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इनिशियल जो मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम आएगा, इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी जीरो आएगा। ये एक लॉजिक याद रखना होता है, तब हम सॉल्व करते क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे होगा, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम की इक्वल कर देते हैं। इनिशियल जीरो है, फाइनल भी क्या आना चाहिए, जीरो। फाइनल में मेरे पास 2 मास है, एक m1 v1 है, एक m2 v2 है, ये 2 पार्ट में टूटा है ना। तो यहाँ से मेरा दूसरा वाला का स्पीड आ जाएगा, पहला का स्पीड हमको दिया है 10 है, जो छोटा वाला है उसका स्पीड 10 दिया है, तो उसको हम ले जाते उधर, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे v2 निकाल लेते हैं। मान लेते हैं मेरा ये बड़ा वाला मास v2 था, तो उनको ये छोटा वाला दिया है मास और स्पीड दिया है छोटा का, और बड़ा का स्पीड हमको निकालना है, क्योंकि हमको बड़ा का काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए हमको उसका स्पीड बताना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा क्या, मास कितना है, छोटा का मास कितना है हमारा 8 kg, ये निकाले थे यहाँ पे। छोटा का मास कितना था 8 kg, बड़ा का मास 12 kg। तो ये 8 kg का मास था, kg में इसलिए छोड़ देंगे, ऐसा यूनिट में ही पहले से है, और स्पीड है इसका 10 मीटर पर सेकंड दिया है क्वेश्चन में, बाई बड़ा का मास था 12 kg। तो यहाँ से मेरा स्पीड आ जाएगा किसका, बड़ा वाला मास का स्पीड आ जाएगा, ठीक है, 20/3। अब निकालना हमको काइनेटिक एनर्जी बड़ा वाला मास के लिए m2 का। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो हाफ m कितना निकला है मेरा 12 kg, और स्पीड कितना आ गया है 20/3। और सॉल्व कर लेना, इसको आ जाएगा आंसर, ठीक है। खुद से भी कुछ कर लो, सब हम ही कर देंगे। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मतलब जूल में आंसर। ऑप्शन जो भी देगा टिक कर देना है, क्लियर है। ये आ जाएगा 266 जूल अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये बॉडी है जिसका मास m है, जो मूव कर रहा है
ईस्ट की तरफ, एक बॉडी है m मास का जो मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन होता है फिजिक्स में, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ। तो ईस्ट ये होता है फिजिक्स में, पेपर में हम लोग जो बनाते हैं इस तरह बनाते हैं। तो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है एक बॉडी। अनदर बॉडी इक्वल मास, मतलब m मास का ही दूसरा बॉडी नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, मतलब एक m मास का बॉडी जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। इफ आफ्टर कोलिजन बोथ स्टिक टुगेदर, स्पीड आफ्टर कोलिजन क्या होगा? बोल रहा है कि कोलिजन के बाद दोनों चिपक गया, मान लेते हैं यहाँ पे आके कहीं कोलाइड कर गया और आके चिपक गया, ये 2m का मास हो जाएगा, m और m चिपक गया तो 2m हो जाएगा। और चिपकने के बाद पूछ रहा है कि कितना स्पीड से मूव करेगा। इनिशियली मान लेते हैं v स्पीड से आ रहा है, v स्पीड से आ रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और आके दोनों चिपक गया, फिर वो कितना स्पीड से मूव करेगा ये बताना है। ये स्पीड, फाइनल स्पीड पूछा गया। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो सिंपल यूज़ करना चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर रोटेशन का क्वेश्चन रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम यूज़ कर लो, और नहीं है तो मोमेंटम यूज़ कर लो, तो आंसर आ ही जाता है। क्योंकि सब मेथड जो होता है ये 11th-12 का बहुत बेसिक तरीका है हर क्वेश्चन को निकालने का। तो अक्सर एग्जामिनर भी यही सब क्वेश्चन फंसाता है स्टूडेंट को। पर मोमेंटम देखिए, मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम है वेक्टर, तो हमको उसको वेक्टर में डील करना है क्योंकि इसमें दो अलग अलग डायरेक्शन यूज़ कर रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v, एक तो हो जाएगा आई कैप, आई की तरफ जा रहा है, प्लस ये दूसरा वाला मोमेंटम इसके लिए इनिशियली दोनों के पास है ना, तो हमको दोनों को लिखना होगा, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2, इसमें दोनों को लिखना होगा इनिशियल। तो इसका एक है आई कैप में और दूसरा है जे कैप में, और फाइनली 2m का हो जाएगा, और 2m के बाद हमको उसका स्पीड पूछ रहा है। तो ये आई डॉट आई जे, इस तरह आई और जे जुड़ता थोड़ी है, तो हमको इसको क्या करते हैं हम लोग, आई और जे को अगर वेक्टर एडिशन करना है तो m वही करना पड़ेगा, सिंपल अंडर रूट, इसका अगर निकालना है हमको मॉड, हमको स्पीड बताना है मैग्नीट्यूड में, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका ये यूनिट वेक्टर है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये सब आता होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। और नहीं तो सिंपल याद रखना कि आई और जे अगर परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2 हो जाता है। मतलब दो, अगर इधर एक v दिया है इधर एक v दिया है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, v√2 करते हैं ना, वही तो है। v और v को जब जोड़ता है परपेंडिकुलर तो v√2 होता है। तो m तो सिंपल है, m तो मल्टीप्लाई हो गया v√2, इधर हो जाएगा 2m v वेक्टर। तो यहाँ से v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा मेरा, ये m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा v√2/2, ये हो जाएगा v/√2। ये आ जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड। जो स्पीड है ये किस स्पीड से दोबारा टकरा के जाएगा, हमसे स्पीड ही पूछा मतलब मैग्नीट्यूड ही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा v/√2। तो थैंक यू, हमारा ये 20 क्वेश्चंस का एक रिवीजन पैक हो गया, जिसमें लगभग 11th का हम मैकेनिक्स वाला चैप्टर को टच कर लिए हैं। अब अगला सीरीज़ में आने वाला है ग्रेविटेशन, वेव्स, SHM, इसका एक हो जाएगा। थर्मो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसी में ले लेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए साथ में, बस रिवीजन करते रहिए, सब फॉर्मूला एक बार दिमाग में सेट रहेगा। ऑल द बेस्ट।